नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। नया संसद भवन बनकर तैयार है, लेकिन शिलान्यास से लेकर उद्घाटन के समय भी उस पर सियासत आई है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन प्रस्तावित है, लेकिन इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपत्ति जता दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले नए भवन के बनने का विरोध कर रहे थे, अब उद्घाटन का भी विरोध कर रहे हैं और राहुल को दिल बड़ा करना चाहिए। इससे पहले उद्घाटन की तारीख पर भी केंद्र वर्सेस विपक्ष हो चुका है, क्योंकि उद्घाटन 28 मई को प्रस्तावित है और उस दिन सावरकर का जन्मदिन भी है। इस तारीख पर भी सवाल खड़े हुए थे। कांग्रेस नए संसद भवन के प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती रही है और उनका पर्सनल प्रोजेक्ट इसको बताती रही है। खासकर उनके नेता जयराम रमेश नए संसद भवन के निर्माण पर खासे आक्रामक रहे हैं और इसे पैसे की बर्बादी बताते रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी के कई नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वर्ष 2012 में खुद जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू में नए संसद भवन को तैयार किए जाने की जरूरत बताई थी और कहा था कि संसद भवन पुराना हो गया है और उसमें काम ठीक से नहीं हो पाता। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कांग्रेस राज में स्पीकर रही मीरा कुमार ने अपने कार्यकाल में नए संसद भवन की आवश्यकता बताई थी और उसे अप्रूवल भी दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर नए संसद भवन को लेकर सियासत क्यों हो रही है? क्या संसद भवन सिर्फ बहाना है और हर हाल में मोदी पर निशाना है? और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नया संसद भवन वक्त की जरूरत नहीं है? खासकर 2026 में डिलिमिटेशन के बाद जब सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, तब क्या पुराना संसद भवन नई जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा? हर मसले पर विस्तार से होगी बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मतलब पहले तो इसी का विरोध कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनकी मां कर रही थी, उनकी बहन कर रही थी। आज जब भारत का इतना सुंदर नई संसद बनी है, लगभग 100 वर्षों के बाद पुरानी संसद लीक करती थी, बाकी तो परेशानी क्या है? मोटी बात यह है कि ये पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्य पथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। राहुल गांधी कभी ना कभी तो अपना दिल बड़ा दिखाइए, या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका दिल छोटा ही रहेगा हमेशा। उन्होंने केवल किसी भी सूरत में कहीं भी मोदी जी का विरोध करना है। वो मोदी जी से त्रस्त हैं कि इनका खानदान तो गरीबों के लिए 70 साल में कुछ कर नहीं पाया और मोदी जी ने 8 साल में वो करके दिखा दिया। जो पार्लियामेंट है वो स्पीकर के अंडर आती है। अगर स्पीकर प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट को उद्घाटन कराना चाहते हैं तो राहुल जी को क्या दर्द है? मेरी समझ से बाहर है ये बातें। तो संसद तो नहीं बन रही है, लेकिन सियासत अभी भी वही है। पहले इसे फिजूल खर्ची बताया गया, फिर इसे प्रधानमंत्री का पर्सनल प्रोजेक्ट बता दिया गया, वैनिटी कह दिया गया, और इसके बाद अब कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। हमारे साथ एक खास पैनल है जिससे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मेहमानों का परिचय करा दें। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। घनश्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। AK वाजपेयी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है LJP के। बहुत बहुत स्वागत है वाजपेयी साहब आपका। किशोर तिवारी जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नेता है शिवसेना के। किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अजय गुलिया इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है JJP के। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका भी। और सबसे पहला सवाल शहजाद पूनावाला, पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया को करना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इनको समस्या संसद नई बनने वाली संसद से नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे गहराई में तो 2012 में स्वयं जयराम रमेश हो या मीरा कुमार जी उस समय की स्पीकर थी, उन्होंने ही कहा था कि ये संसद भवन अति आवश्यक है उस समय पर। तो 2012 में जो प्रायोरिटी था वो आज वैनिटी तो हो नहीं सकता। इनको प्रॉब्लम इससे भी नहीं है कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कुछ तथ्य। क्यों? क्योंकि जब विधानसभा के इनॉग्रेशन में उस समय पर 2010-11 के समय पर मनमोहन सिंह जी जा सकते हैं,
त्रिपुरा की बात कर लो, मेरे पास मणिपुर का एक उदाहरण है, त्रिपुरा का उदाहरण है, तमिलनाडु का उदाहरण है। उसमें तो सोनिया गांधी भी स्वयं इनॉग्रेशन के लिए गई थी, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप तो जानते ही है कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का एक प्रकार से प्रतिबिंब होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो विधायिका का, या मुख्यमंत्री जो होते हैं वो विधायिका का या विधानसभा का या लोकसभा के एक प्रतिबिंब होते हैं। तो इसमें भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने तो मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री से विधानसभा के इनॉग्रेशन कराए, तो ये भी इशू नहीं। इशू क्या है? इशू दरअसल ये है कि आज जब गुलामी के अलग अलग चिन्ह हट रहे हैं, जब राजपथ का चिन्ह हटाकर कर्तव्य पथ किया जाता है तो उसका विरोध होता है, जब सरदार पटेल की एक बड़ी प्रतिमा खड़ी होती है तब उसका विरोध होता है, जब जॉर्ज का क्रॉस नेवी एनसाइन से हटता है और वहां पर शिवाजी महाराज का एक नेवल एनसाइन आता है तो उसका विरोध होता है, जब औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम किया जाता है तब उनका विरोध होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई आत्मनिर्भरता का प्रतीक आता है और गुलामी का एक चिन्ह हटाया जाता है, और ये इससे कोई निकाल नहीं सकता कि आज की जो संसद भवन बनी है वो संसद भवन दरअसल 1937 में बनी थी, और वो भी बनी थी एक इंपीरियल काउंसिल के लिए। उसमें केवल 800 सदस्यों की बैठने की जगह है। एक नया पार्लियामेंट जब बनेगा तो वो नया पार्लियामेंट इस दिशा से बनेगा कि जब डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज हो तो उसमें 1200 से अधिक सदस्य बैठ सके। ये फायर सेफ्टी ऑडिट और बाकी अर्थक्वेक की जो जोन है उसकी भी सारी चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए उसको बनाया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इसमें एक तो कमीशन खाने का अवसर नहीं मिल रहा है, पारदर्शिता से बन रहा है, और दूसरा ये गुलामी के चिन्ह के बदले आज आत्मनिर्भरता का प्रतीक तैयार हो रहा है, तो इसीलिए इसका विरोध है। वरना तो विधानसभा का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री से कराने वाले आज किस मुंह से इसका विरोध कर रहे हैं? तो स्पीकर साहब ने न्योता दिया है प्रधानमंत्री जी को, उनका अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने अपने विवेक का अधिकार किया, विवेक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। घनश्याम तिवारी जी क्या कहेंगे इस पर? ये बेवजह की सियासत खड़ी करने की कोशिश है राहुल गांधी की ओर से, या फिर हर एक बात पर जब तक टीका टिप्पणी न हो तब तक लगता नहीं कि कुछ ठीक ठाक चल रहा है? नमस्कार राम, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, और इसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि 28 मई को कर रहे हैं, 19 मई को नहीं कर रहे, जो नाथूराम गोडसे का जन्म दिवस है। इतना तो कम से कम उन्होंने लिहाज रखा। और जहां तक नई संसद, मैं सोचता हूं कि यदि नई संसद से अगर पुरानी संसद कुछ कहे तो नई संसद पुरानी संसद से क्या कहेगी? और ये जगजीत सिंह का ये शेर गजल याद आता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। पुरानी संसद का क्या गम है? पुरानी संसद का गम ये है कि प्रधानमंत्री जी अडानी जी के बारे में बयान नहीं दे पाते, इसलिए संसद ठप रही। पुरानी संसद का क्या गम है? एक चुनी हुई सरकार जिसने 100 से अधिक वर्तमान सांसद ऐसे दिए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। पुरानी संसद का क्या गम है? गम ये है कि सरकार, चुनी हुई सरकार, ठोस बहुमत, वो स्वयं चाहती है कि संसद न चले। इस देश में आपको याद नहीं होगा राम कि कौन सा ऐसा कानून पिछले 3 साल में पास हुआ है जिसपे संसद में आपने एक अच्छी खुली बहस देखी होगी। पिछले 20 सालों में जितने ऑर्डिनेंसेस नहीं आए थे, ये सरकार 2 साल में ले जाती है। और दिल्ली के केस में आपने देखा है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, क्योंकि लोकतंत्र में उसका तानाशाही रुख बरकरार रहे। तो प्रधानमंत्री जी नई संसद का उद्घाटन कर सकते हैं। नहीं घनश्याम तिवारी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि नई संसद का गम क्या है, पुरानी का गम क्या है। अच्छा, ये जो प्रणाली है उस प्रणाली में क्या कोई परिवर्तन होने वाला है? सिर्फ एक नई इमारत, जैसे आप पुराने मकान से, कभी पुश्तैनी मकान आपका कहीं रहा होगा, बाद में आप दिल्ली में या किसी दूसरे शहर में आके शिफ्ट हो गए, अच्छा मकान बना लिया, तो इसमें आपके जीवन शैली या आपके सांस्कृतिक मूल्य या काम करने की पद्धति में परिवर्तन कहाँ हो गया? पहली बात। दूसरी बात यह कि विपक्ष का क्या गम है, जरा ये भी किसी शेर में बताइए कि कोई तकलीफ ज्यादा है कि साहब नए भवन में बैठेंगे, अच्छी व्यवस्था होगी, कहां तकलीफ है, क्या गम है, उसका भी कोई शायरी सुनाइए। देखिए, गम तो कुछ कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि शायरी उनका दुख बयान नहीं कर पाती। जब देश में लाखों मजदूर पैदल चल रहे थे, सरकार उन्हें 1 रुपए दे नहीं पा रही थी, ट्रेन में मजदूर बैठे बैठे मर जाते थे, सरकार आंकड़े नहीं दे पा रही थी, उस समय
हजारों करोड़ का के बजट से संसद को तैयार किया जा रहा था। जो भी आलोचना हुई उस दौर की आलोचना हुई। जिस संसद पर पुरानी सरकार ने तय किया था, वो नई सरकार को अवसर मिला है उसका उद्घाटन करने का, ये उनकी खुशकिस्मती है। लेकिन अगर आप उस दौर में हजारों करोड़ खर्च करते हैं, और जहां तक कार्यशैली की बात है, दो बातें स्पष्ट हैं कि देश आज एक आधुनिक युग में है, टेक्नोलॉजी है, इसलिए आवश्यक है कि नई संसद में टेक्नोलॉजी की नई व्यवस्थाएं हो। लेकिन एक और बात अहम है, वो ये है कि संसद चलनी तो चाहिए, देश के संसद चलनी भी चाहिए। शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला बताइए। हाँ, देखिए, क्योंकि उन्होंने एक गाने का जिक्र किया या उन्होंने एक जगजीत सिंह के उस गजल का जिक्र किया, तो नई संसद भी पुरानी संसद और पुरानी संसद में बैठने वाले अलग अलग तत्वों को क्या बोलेगी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अब पुरानी जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, ये गुलामी की जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जिसे हम छोड़ चुके हैं। तो कुछ लोग जो है पुराने पारिवारिक काल में ही रहना चाहते हैं, जंजीरों के और गुलामी के काल में रहना चाहते हैं। और जहां तक बात है कोविड काल के बाद की, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वहां पर इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा। पर घनश्याम जी, उसी समय पर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार 900 करोड़ का एमएलए हॉस्टल बना रही थी। नई संसद भवन 850 करोड़, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मुहर, पेटिशनर्स को फाइन। महाराष्ट्र की उस समय की सरकार 850-900 करोड़ का एक एमएलए हॉस्टल बना रही थी, उस पर आपने एक टिप्पणी नहीं की कोविड काल में। राजस्थान की सरकार ने 250 करोड़ का आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाया एमएलए के लिए, उस पर आपकी टिप्पणी नहीं आई। इसीलिए मैं कहता हूं कि संसद भवन तो नहीं है, घनश्याम जी की हिपोक्रेसी तो बहुत पुरानी मालूम होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वाजपेयी साहब क्या कहेंगे ये जो राजनीति है, क्या जब तक नेता किसी बात को लेकर अपनी टिप्पणी ना दें, उन्हें लगता नहीं है कि दिन पूरा हुआ है? या पहले कह रहे थे कि ये फिजूल खर्ची है, फिर बाद में लोगों ने कहा कि 2012 का एक चिट्ठी है जिसमें अप्रूवल तत्कालीन स्पीकर ने दिया और कहा कि इसकी जरूरत है, फिर उससे आगे बढ़े तो कहा यह मोदी जी का अपना प्रोजेक्ट है, फिर नेक्स्ट आ गया कि नहीं, अब उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? कहने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि राहुल गांधी परिपक्वता अभी तक नहीं आ पाई है। ये कोई विषय है मुद्दे का कि कौन प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन करेंगे कि राष्ट्रपति को करना चाहिए? मतलब ट्वीट कर रहे हो तो देखो, आप पब्लिक फिगर हो, एक बड़ी नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो मुखिया के तौर पे, तो ये क्या इशू उठाया आपने, क्या ट्वीट किया है? प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन उद्घाटन करेगा भाई? मतलब इसके पीछे क्या है? बल्कि इसकी वजह होना क्या चाहिए था, राहुल गांधी को खुद अपना सेल्फ इन्फेक्शन करना चाहिए था और ये प्रण लेना चाहिए था कि भाई हम किसी तरीके से दोबारा पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, और जब पार्लियामेंट में पहुंच जाएं तो डिबेट बढ़िया करें। ये ना हो कि सारी डिबेट करके आंख मार के बैठ जाएं। देखो, वो सब रिकॉर्ड में है सारी चीजें इनकी, और इनकी लोकसभा में पार्लियामेंट में अटेंडेंस कितनी है? 2%, 4%, मैक्सिमम 7% गई है इनकी। कभी भी आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, डिबेट कभी कोई क्वेश्चन रेज करते ही नहीं है। उस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान किस तरफ है कि कौन उद्घाटन कर रहा है? प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन करेंगे या राष्ट्रपति जी उद्घाटन करेंगे या 28 मई डेट होगी या 19 मई, इन चीजों से क्या फर्क पड़ रहा है? बल्कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो समय की डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें डिजिटल इंडिया की उसमें भवन में मौजूद हैं। और ये भी बात सही है कि डीलिमिटेशन आने वाली है, उसके बाद अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो व्यवस्था अगर पहले से अगर की जा रही है तो उसमें क्या ऐतराज है आपको? प्रधानमंत्री का चिंतन देखिए, हर चीज को जो टाइम फ्रेमवर्क में बनना था उसी टाइम फ्रेमवर्क में बन के बिल्डिंग तैयार हो गई और उसी टाइम फ्रेमवर्क में उद्घाटन भी हो रहा है। इन चीजों को नहीं अप्रिशिएट करेंगे। आपके यहाँ तो प्रोजेक्ट लटके रहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो हैं, जो सड़कें बनती हैं नेशनल हाईवे की, वो आप याद करिए मिस्टर राम कि ये रुकी पड़ी हुई थी पिछले 9 साल पहले। कोई कहीं रुकी है, कोई कहीं रुकी है, लेकिन इस सरकार ने आके उसको इमीडिएटली उद्घाटन भी करते हैं, शुरुआत भी करते हैं और विद इन टाइम फ्रेमवर्क करते हैं और विद इन लेस बजट करते हैं। ये इस तरह की बातों को करने से ये सेल्फ गोल कहलाता है राहुल गांधी का। ये इसके अलावा इसको कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी को
राजनीतिक लोकतांत्रिक वैल्यूज की कीमत को समझना पड़ेगा। उनकी जो वो बोलते हैं उसमें एक वजन होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दोबारा कहूंगा कि नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है, एक तरफ विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब सोच रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की बचकानी हरकतें करेंगे तो ठीक है। हमारे साथ अभय दुबे जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। देख रहे हैं अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। थोड़ा आप गर्म से जुड़े, लेकिन सवाल यही है कि हर चीज पर टीका टिप्पणी क्या आवश्यक है? पहले इसे फिजूल खर्ची आपके नेता बताते रहे कि संसद बना रहे हैं, प्रधानमंत्री का पर्सनल प्रोजेक्ट बताते रहे, जयराम रमेश जी ने वैनिटी बता दिया। क्या आपको इतनी दिक्कत है नए संसद भवन से? राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, खास करके प्रधानमंत्री जी को। ना उनके पास इस बात का नैतिक अधिकार है, ना उनके पास इस बात का कोई सैद्धांतिक अधिकार है। मैं ये दो बातें इसलिए कह रहा हूं कि नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि नया संसद का भवन तो बनाया, मगर उसकी आत्मा निकाल दी प्रधानमंत्री जी। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में रमन्ना साहब ने ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार बगैर डिस्कशन के बिल पास हो रहे हैं, बगैर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बिल पास हो रहे हैं, ये बेहद दुखद है। परिस्थितियां ये बन गई कि जो हम लोगों के 10 वर्ष के कार्यकाल में 71% और 60% पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रिफर किए जाते थे बिल्स पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए, वो 20% रह गए हैं आज की तारीख में। अभय जी, एक प्रोसेस थी पब्लिक। ये बात तो पुराने संसद भवन में ही आप उसी का उदाहरण बता रहे हैं ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि नई इमारत से क्या दिक्कत है? मुझे अगर मैं आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप जो उदाहरण दे रहे हैं पुरानी इमारत के उदाहरण दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, आप मैं आपकी बात को सुनना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नई इमारत से क्या दिक्कत है? राम मोहन जी, सिर्फ आप इमारत देखते हैं, उसमें ईंट पत्थर लकड़ी के दरवाजे देखते हैं, उसकी आत्मा को देखिए। पार्लियामेंट वो हो या ये हो, जब उसकी आत्मा निकाल दी जाएगी, गंभीर मसला है। सिर्फ 11% बिल जो है वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखे गए। जानते हैं आप, 301 बिल 2014 से 2022 तक में से सिर्फ 70 बिलों को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे सांसदों को अगर वो अपने अधिकार मांगते वोट के डिवीजन का हाउस में, तो उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक देते हो। दूसरी बात, मुझे आप ये बताइए कि देखिए, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये व्यवस्था जितनी आप उदाहरण दे रहे हैं, ये सब पुरानी इमारत के अंदर हुआ कि नई इमारत में हुआ? नई तो अभी उद्घाटन होना है उसका। अगर ये व्यवस्था सरकार के रवैये में, उनकी कार्य प्रणाली में दोष है, विपक्ष के नाते आप इंगित कीजिए, उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से मिलूंगा। लेकिन इमारत बदलने में और नई इमारत के निर्माण में अभय दुबे जी की पार्टी को इतनी दिक्कत क्या है? मैंने यह प्रश्न पूछा था जिसका जवाब आपने नहीं दिया। राम मोहन जी, एक मिनट। राम मोहन जी, आप इस बात का वचन दीजिए, यहाँ शो में चलिए, आप इस बात का वचन दीजिए कि वो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए कम से कम 70% बिल भेजेंगे, वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए 70% बिल। जी, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, ना संसदीय कार्य मंत्री हूं, मैं कैसे वचन दे दूं? तो फिर संसदीय कार्य मंत्री नहीं हूं ना। आप गलत व्यक्ति से गलत वचन मांग रहे हैं। इसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनकी बात आप तक पहुंचाऊंगा, वो जवाब देने के लिए चुप भी है। लेकिन मेरा जो मूल सवाल था कि आपने इमारत पर कहा कि फिजूल खर्ची है, फिर बताया गया कि मीरा कुमार जी ने खुद कहा था कि नहीं ये बनना चाहिए। उन्होंने इसका अप्रूवल सबसे पहले दिया था 2012 में। राम मोहन जी कब कहा था? जब महामारी की विभीषिका थी, जब हमको आवश्यकता थी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को मदद पहुंचाने की, तब ये बात कही थी कि 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अपेक्षा अभी भी कह रहे हैं ना, अंतिम पंक्ति में खड़े अभी भी जयराम रमेश जी दो दिन पहले महामारी की विभीषिका में फंसे हैं क्या? अभी ट्वीट कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का वैनिटी प्रोजेक्ट है। हाँ, तो क्यों कह रहे हैं वो कि आप अगर आत्मा को मार दोगे तो नई इमारत वैभवशाली भवनों से नहीं चलता, सदन चलता है उसकी आत्मा से। और ये राष्ट्रपति जी अभिभावक है सदन की, जब पहला सत्र आहूत करते हैं तो उन्हीं के अभिभाषण से करते हैं। क्या परेशानी भारतीय जनता पार्टी को? राष्ट्रपति जी से इतनी तकलीफ क्या है इनको? अगर राष्ट्रपति जी उद्घाटन करें तो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को तकलीफ क्या है बताइए? सिर्फ श्रेय की राजनीति कर रहे हैं, ये श्रेय लेने की। हम तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने निष्पक्षता की गरिमा को खो दिया।
आज ठीक वो है, सिर्फ एक अभय दल दुबे के जी, नेता होकर रह मुझे गए। अच्छी तरह से याद आता है कि जब यही राष्ट्रपति महोदया का चुनाव हो रहा था, तब आपके वरिष्ठ नेताओं का संबोधन राष्ट्रपत्नी था, मुझे याद आ रहा है, आपके वरिष्ठ नेता का संबोधन था ये। शहजाद पूनावाला, लोकतंत्र की आत्मा पर, संसद की आत्मा पर जो आपने कहा कि आघात हो रहा है, उस पर जवाब देना चाहते हैं शहजाद पूनावाला? हाँ, देखिए, पहले तो 1975 में संविधान के शरीर और पार्लियामेंट की आत्मा पर सबसे बड़ा चोट करके बोलने की आज़ादी से लेकर हर प्रकार की आज़ादी पर किसने कुटाराघात किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इमरजेंसी का कालखंड अगर इस देश में लगा है जहां पर संसद ठप हो गई पूर्ण तरीके से, तो वो इंदिरा गांधी जी का समय था, पर वो छोड़ देते हैं। यूपीए के ज़माने में एक बिल 4 मिनट में पास होता था। राम मोहन जी, 4 मिनट में एक बिल, क्या चर्चा हो रही थी और क्या हो रहा था ये आप ही कल्पना कीजिए। सीबीआई का बिल 3 मिनट में, 17 ऐसे बिल 72 मिनट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल 14 मिनट में। ये रिपोर्ट भी है, अंग्रेजी अखबार की है, सॉरी जीका नहीं है मेरे पास, पर ये अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स की, मैं कोट करके बताऊंगा। एक बिल 4 मिनट में पास हो रहा था, तो ये कितनी चर्चा कर रहे थे पुरानी संसद में, तो ये तो देश जानता है। दूसरी बात, अभय जी, देखिए मैं अभय जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। अभय जी बताइए कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा संसद का इनॉग्रेशन करे तो उसमें इतनी तकलीफ है, सोनिया गांधी किस अधिकार से तमिलनाडु के असेंबली का इनॉग्रेशन कर रही थी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस अधिकार से त्रिपुरा के असेंबली का इनॉग्रेशन कर रहे थे? किस अधिकार से मणिपुर के विधानसभा के भवन का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री कर रहे थे? और मध्य प्रदेश, जहां पर मेरे भाई बैठे हैं, वहां पर पहली बार विधानसभा की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन 52 में उस समय के रेलवे मंत्री ने किया। बताइए, इस लिहाज से तो गवर्नर को करना चाहिए था। आपका जो एक पैमाना है, ना गवर्नर ना मुख्यमंत्री, सीधा प्रधानमंत्री, और एक केस में तो रेल मंत्री। आप करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार। और जो तीसरी बात उन्होंने कही, 20,000 करोड़ का कहीं पर खर्च नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट, ये बात हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई, 800 850 करोड़ का ये खर्च हो रहा है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, पर उसी कालखंड में 900 करोड़ का एमएलए हॉस्टल एमबीए की सरकार बना रही थी। अभय जी, अगर आप में थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो बताइए कि वो सही था गलत था। उसी समय पर 250 करोड़ का राजस्थान की सरकार विधानसभा के लिए सदस्यों के लिए आलीशान कॉम्प्लेक्स बना रही थी। बताइए क्या प्राथमिकता थी? ठीक है, जवाब बताइए अभय दुबे जी। राम मोहन जी, देखिए, मैंने कहा ना कि क्यों नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री जी ने खो दिया। ये मान्यता अब तक थी कि प्रधानमंत्री जब पद पे आसीन हो जाते हैं वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, मगर प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन का जिक्र किया सिर्फ अपने राजनीतिक दल के लिए। बाकी उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन नहीं, बाकी तो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़कर फेंक दिया प्रधानमंत्री जी ने। बाकी के प्रांतों में ना उनकी यथोचित मदद की, बल्कि अपनी राजनीतिक सत्ता की भूख मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रांतों के प्रति दोहरा आचरण रखा, और ये खुद उनके भाषणों में परिलक्षित होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री जी 24/7 लगे रहते हैं। प्रतिपक्षी दलों के खिलाफ उन्होंने सारे संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों को समाप्त करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रतिशोध की राजनीति का काम किया, इसलिए उन्होंने नैतिक आधार खो दिया। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी अभिभावक हैं। एक अच्छा संदेश जाएगा, ये संदेश जाएगा कि वो जो सदन है, तर्कों पर जाएंगे तो सरकारें पहले भी हटाई गई हैं। तर्कों पर अगर जाएंगे तो फिर मनमोहन सिंह जी भी रैलियां किया करते थे कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते वक्त, और भी दूसरे प्रधानमंत्रियों ने उससे पहले की, लोगों को याद होगा तो इंदिरा गांधी जी भी रैलियां किया करती थी, राजीव जी ने भी की होंगी। तो ये तो पार्टी के लिए, जब पार्टी को सरकार बनानी है, अगर उसका मुख्य नेता ही प्रचार नहीं करेगा तो फिर कौन उनके लिए वोट करेगा? तो अगर ये पैमाना है नैतिक अधिकार खोने का, तो फिर तो किसी प्रधानमंत्री के पास नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए आपके तर्कों के मुताबिक। शहजाद, मैं वापस आपके पास आऊं जी। अच्छा होता अगर ये तर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेते। आप उत्तर की क्या बात है, मैं तो आपके लिए कह रहा हूं, ये शहजाद पूनावाला के लिए उतना ही है, सभी राजनीतिक दलों के लिए उतना ही है। लेकिन आपको दिक्कत क्या है कि तर्क जो आपको पसंद आए खाली वही आपको सुनना पसंद होता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये तो सारे राजनीतिक दलों के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक, वो अपने दल के लिए प्रचार नहीं करते हो, तो आप उदाहरण बता दें कि फला प्रधानमंत्री ने अपने दल का कोई प्रचार नहीं किया।
आपको ये पसंद आता है कि ईडी सीबीआई का जिस प्रकार असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ इस्तेमाल मुझे तो वो भी पसंद नहीं आया, मुझे वो भी पसंद नहीं आया जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये पिंजरे में बंद तोता है। लेकिन मेरी पसंद नापसंद से आपकी राजनीतिक दल नहीं चलते, ना बीजेपी चलती है। मुझे ये भी पसंद नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े कि ये पिंजरे में बंद तोता है, तब यूपीए की सरकार थी। हमारी पसंद और नापसंद से आप लोग चलने लगे तो बात कुछ और हो जाए। अच्छा, तो फिर लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तो क्या नैतिक अधिकार उस वक्त मनमोहन सिंह ने खो दिया था? राममोहन जी, मैं ये कह रहा हूं, क्या नैतिक अधिकार उस वक्त मनमोहन सिंह ने खो दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद? अगर आपको लगता है कि खो दिया था, तब आप ये टिप्पणी करें। देखिए, स्टूडियो में मैं ये कह रहा हूं कि संसद भवन नया बना, संसद भवन नया बना, प्रतिपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश, प्रतिपक्ष की आवाज में दबा रहा हूं कि आपसे प्रतिप्रश्न कर रहा हूं। नहीं है आप, कोई आवाज नहीं दबाई गई, आप खुलकर बोल रहे हैं और आलोचना कीजिए। आपको समस्या इस बात की है भाई दुबे कि कोई आपसे तर्क न करे, जो कह दे उसको विधान मान लिया जाए। एक बार बोल दीजिए, जो अभय दुबे ने कह दिया उसको विधान मान लिया जाए, तो ये संभव नहीं हो पाएगा सर। मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप उसका उत्तर तर्कों के आधार पर दे सकते हैं। तो एक बार करिए आलोचना, एक बार करिए सुप्रीम कोर्ट की बिना पर आपने कांग्रेस की आलोचना की। अब करिए कि रमन्ना साहब ने कहा कि जिस प्रकार से पहले कोर्ट में वही किया, पास हो रहे आपने अभय दुबे जी पहले कोर्ट में वही कहा, मैंने उस पर टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब कि आपकी टिप्पणी सही आई है। नहीं तो आप अगर आप उसके आधार पर ये बताएं कि नहीं नैतिकता खो दी है, तो नैतिकता तो खो दी है सारे राजनीतिक दलों ने। फिर मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे इस पर। अजय गुलिया साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। अजय गुलिया साहब, आप इस राजनीति को किस तरह से देखते हैं? जेजेपी किस तरह देखती है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से समूचे राष्ट्र को बधाई कि देश को एक नया संसद भवन मिलने वाला है, एक नई इमारत उसके अंदर, एक नई शुरुआत उसके अंदर होगी। मैं इसके लिए समूचे राष्ट्र को बधाई देता हूँ। देखिए, आज कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये इन्होंने तो कब पदों का सम्मान किया है। राहुल गांधी मेंबर पार्लियामेंट होते हुए जब एक ऑर्डिनेंस कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी लेकर के आए, उसको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें जाके फाड़ देते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री तो ये क्या चाहते हैं कि नाम इन्होंने तो सदैव राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मैं पूछना चाहता हूँ राजीव गांधी कौन सा खेल खेलते थे भाई? इन्होंने तो सिर्फ, अगर इस प्रकार की कोई बात करे, इस प्रकार से चले, इनको तो राजनीति से ऊपर उठ के समूचे राष्ट्र को बधाई देनी चाहिए कि देश को अपनी एक नया संसद भवन मिल रहा है, जिसके अंदर बैठ करके भारत के लिए फैसले होंगे, चुनी हुई सरकारों के लोग वहां बैठेंगे, नुमाइंदे वहां बैठेंगे और देश की प्रगति के लिए। अब देखिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो उसके अंदर बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। और जब संख्या बढ़ेगी तो सभी सांसदों को बैठने की जगह भी चाहिएगी, काम करने के लिए जगह भी चाहिए। और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, बदलाव प्रकृति का नियम है, तो इसको विस्तार करना जरूरी था और इससे ऊपर उठते हुए इनको बधाई देनी चाहिए। लेकिन इनको पीड़ा इस बात की है कि अगर इनके समय में ये बना होता तो जरूर गांधी परिवार पे इसका कुछ नाम रख देते, उनके किसी सदस्य का नाम लेकर के नाम रख देते। और वो मैं चिट्ठी भी दिखा रहा हूँ, ये 2012 के वक्त लिखी गई चिट्ठी है, जब मीरा कुमार जी लोकसभा की स्पीकर थी और उन्होंने ये जरूरत बताई थी, और ना सिर्फ जरूरत बताई थी, ना इसका अप्रूवल भी दिया था। शहरी विकास मंत्रालय को लिखी गई एक चिट्ठी, जिसको इस वक्त दर्शक जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उसमें जो मोटे अक्षरों में है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि नए लोकसभा चैम्बर की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी हो। और इसके बाद लोकसभा ने अप्रूवल दिया, लोकसभा की स्पीकर ने अप्रूवल दिया। ये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब ये आवश्यकता बताई गई थी, और इसके बाद फिर जब बीजेपी दूसरे टर्म में एनडीए की सरकार आई दूसरे टर्म में, तब जाकर ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई और अब इसके उद्घाटन को लेकर राजनीति हो रही है। हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, एक टिप्पणी में उनकी भी चाहता हूं। किशोर तिवारी जी, आप किस तरह से देखते हैं 2012 में जब सरकार ने आधिकारिक रूप से माना कि नए भवन की आवश्यकता है जिसमें ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी हो, व्यवस्थाएं अच्छी तरह से फंक्शन हो, और जबकि डिलिमिटेशन के बाद संसद के सदस्यों की संख्या बढ़नी तय है, उसके हिसाब से क्या व्यवस्था करना सरकार ने गलत कर दिया? नहीं, संसद भवन तो नया बनना था। और अभी विषय क्या है? विषय आपने ये कहा कि ये नए बने हुए संसद भवन का उद्घाटन कौन करे। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने बोला है कि जो भारत के अभिभावक है, महामहिम राष्ट्रपति जी, वो करेंगे, तो वो करे, ये उनकी एक मांग है। और मैं तो देख रहा हूं कि
आपने प्रसाद जी को बताया या शहजाद जी से, तो ये तो डायरेक्ट उस बात को नकार रहे हैं कि जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ किया है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है, जबकि ये यूपीए में के जमाने से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरी एक बात, शहजाद पूनावाला ने 2 बार कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में सरकार है थी, जो इन्होंने पैसे से गिरा दी, तो वो सरकार ने जो मनोरा, जो हमारा एमएलए हॉस्टल है, जो पिछली सरकार ने गिरा दिया था, वो अत्यंत आवश्यक है। तो ये प्रोजेक्ट पिछली सरकार का यानी बीजेपी सरकार का था, और उसमें अगर कोई 900 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अगर कोई गलत है तो अभी उनकी सरकार है, वो कैंसिल कर दे। लेकिन एक बात तो उठी थी ना, एक बात तो उठी थी कि ये जो नया पार्लियामेंट्री भवन बन रहा है उस पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन आज तुमने डिस्कशन के लिए क्या रखा है कि वे राष्ट्रपति ये देश राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते या नहीं करते, या प्राइम मिनिस्टर ही करते। लेकिन शहजाद पूनावाला बार बार कह रहे कि एक बार रेलवे मंत्री ने किया था, एक बार प्राइम मिनिस्टर ने किया था। तो अभी उन्होंने अपना ओपिनियन राम मोहन जी उन्होंने रखा है, उस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि राष्ट्रपति जी से करा लेना, क्योंकि मोदी जी के अलावा और कोई नेता है ऐसा दिखने देना चाहिए। दूसरी बात, 28 मई को हो रहा है, इसकी मेरी पार्टी को बड़ा वो अभिमान है, क्योंकि उस दिन स्वतंत्र वीर सावरकर जी का स्मरण है। तो बहुत अच्छी बात है। यार शहजाद तुम बोलने जा रहे थे, लेकिन मैंने बोल दिया पहले। लेकिन अभय दुबे जी ने जो कहा कि देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कोई आजादी नहीं है, ना तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ होता है, ना पार्लियामेंट के बाहर कुछ होता है, ये रमना जी ने कहा है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में सुधार होना चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष में कोई संवाद भी अच्छा रहना चाहिए। अभी तो क्या है, विपक्ष का नेता कहता है कि राष्ट्रपति जी के साथ उद्घाटन करो, तो मुझे लगा कि शाम तक मोदी जी कह देंगे कि चलो भाई। अब शहजाद पूनावाला आपको इस पर उत्तर दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला बताइए। देखिए, अच्छी बात है कि किशोर तिवारी जी मेरे मन की तो बात वीर सावरकर जी पर पढ़ पाए, पर अगर इन्होंने अभय दुबे जी की वीर सावरकर जी पर मन की बात पढ़ ली तो हो सकता है कि उद्धव जी बड़े नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की शब्दावली मध्य प्रदेश कांग्रेस की इकाई ने अपनी एक पुस्तिका में सावरकर जी के विषय में कही थी, मुझे लगता है वो दोहराई भी नहीं जा सकती। छोड़ दीजिए उस बात को। देखिए, दूसरी बात मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ किशोर जी, आप तो बड़े अनुभवी व्यक्ति है। अगर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो कि उस विधायिका में, उस लेजिस्लेचर में, उस पार्लियामेंट में, वो एक प्रकार से उस पूरे पार्लियामेंट का प्रतिबिंब है, क्योंकि वो लीडर ऑफ द हाउस है, तो वो नहीं कर सकते और करना चाहिए राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा अधिकार क्षेत्र है जिसके तहत सोनिया गांधी मैडम ने चेन्नई में तमिलनाडु असेंबली का उद्घाटन किया? एक बार उस विषय पर बताइए कि क्या कम से कम उसी पैमाने के आधार पर गवर्नर को करना चाहिए था या मुख्यमंत्री को करना चाहिए था? सुन लीजिए ना किशोर जी, पैमाना सारा नया ही है, पार्लियामेंट भी नहीं है। अरे किशोर जी, पहला पैमाना और पार्लियामेंट दोनों नहीं है। आप थोड़ा सुन तो हमारे आदिवासी महिला भाई सुनिए, आपका पुराना है। अच्छा, अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, अपनी टर्न में बोलेंगे। किशोर जी कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपको मैं रिस्पॉन्ड करने का पूरा समय दूंगा। अभय जी भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। शहजाद जी कंप्लीट कीजिए। आपको तो पूरा ही समय मिलेगा। राष्ट्रपति जी ने करना चाहिए या नहीं करना? ठीक है किशोर तिवारी जी, आपका प्रश्न आया ना, उसी का उत्तर दे रहे हैं। अपने अपने टर्न में करेंगे जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं किशोर जी, मैं तो कह रहा हूं कि जिस राष्ट्रपति की आज बात कर रहे हो ना, ये वही कांग्रेस है जिसने उनके चुनाव के समय उनको डायन मानसिकता का बताया। अजय कुमार ने, उनका जब चुनाव हो रहा था तो यशवंत सिन्हा के कैंपेनिंग में अभय दुबे जी लगे हुए थे, और एक देश की आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति के लिए रोड़ा अटकाने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसको भूलिएगा मत।
आपको भी तो याद ही है ना क्या हुआ था उस कैंपेन में। तो छोड़ देते उस विषय को, मैं आपको संविधानिक और टेक्निकल डेमोक्रेटिक टर्म्स में एक सवाल पूछ रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का त्रिपुरा की विधानसभा, मणिपुर की विधानसभा और चेन्नई की विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी के हाथों से होना कितना सही था, वो पहले मुझे बताइए। और दूसरी बात मुझे बताइए कि 800-850 करोड़ एक पार्लियामेंट के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको रजामंदी करती है, और आप जो कोविड बोल रहे थे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोविड केस हो रहे थे, तब आपने 850 करोड़ रुपए की एक एमएलए हॉस्टल बनाने का काम किया। ये मैं केवल आपके दोहरे मापदंड को उजागर कर रहा था। जरा मैं राम मोहन जी, किशोर तिवारी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अभय दुबे जी मैं तुरंत आ रहा हूं, किशोर जी की बारी है। ये देखो शहजाद, मैं एक बताता हूँ, टेंडर निकला था लेकिन कोरोना काल में एक पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ, जबकि कोरोना काल में ये वैनिटी प्रोजेक्ट बड़े जोरों से चल रहा था और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको में जा कर ऐसा बता रहे थे कि जैसे ईंटें भी वही रख रहे हैं और सब उन्होंने ही बनाया है। अरे भाई, राष्ट्रपति से उद्घाटन करा लोगे तो क्या मोदी जी का क्रेडिट कम हो जाएगा? हाँ, ये पुरानी बातें कर रहे हैं। हाँ, नया विवाद जो है उस पे तो बोलो। एक तो सब कुछ मैंने ही बनाया बोलते हो, तो एक दिन तो वो क्या स्लैब डालने डाला था, उस दिन भी चले गए। तो शहजाद पूना वाला पुरानी बातें छोड़ दो, नए में बोलो राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे या नहीं करेंगे, इतना बताइए मुझे। 28 मई तो अच्छी चुनी है तारीख, पर ये राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे या नहीं करेंगे? शहजाद पूना वाला बहुत शॉर्ट में, फिर अभय दुबे जी की बारी है। जी देखिए, स्पीकर जो कि इस सदन का एक प्रकार से अध्यक्ष होता है, उसका विशेष अधिकार है और उन्होंने अपने विशेष अधिकार का संवैधानिक प्रकार से इस्तेमाल करते हुए न्योता दिया है प्रोटोकॉल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी के हिसाब से। पर मैं इनसे पूछता हूं कि राष्ट्रपति जी का इतना ही सम्मान है तो पहले ये बता दीजिए कि राष्ट्रपति जी जब इतनी बार इतने विषयों पर न्योता देती है तो कांग्रेस उसको बॉयकॉट करके क्यों भाग जाती है? जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तो कितने महीने वर्ष लगे थे सोनिया गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में जाकर उनसे मिलने में? जरा पूछ लीजिए क्या गलती थी उनकी कि वो दलित समाज से आते थे। अभय दुबे। राम जी, विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि नैतिक अधिकार नहीं रहा, खो दिया, तो प्रधानमंत्री जी बताइए कि क्या आपने किसी भी विषय पर पार्लियामेंट में चर्चा होने दी? प्रतिपक्षी दलों ने कहा कि चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर घुस के आ गया। आपका सांसद तापिर गांव कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 40 किलोमीटर अंदर तक सेना आ जाती चीन की, हमारे नागरिकों को अपहरण करके ले जाती, आपने चर्चा नहीं होने दी। हम कहते रहे कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री जी नहीं होने दी। हमने कहा पेगासिस पर चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री जी आपने नहीं होने दी। हमने कहा महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री जी आपने नहीं होने दी। आप बाहर आकर सिर्फ मनमानी बात के लिए जाने जाते हैं। पार्लियामेंट्री पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। इसलिए तो हम कह रहे हैं, और किशोर तिवारी जी ने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? अगर महामहिम राष्ट्रपति जी उद्घाटन करती है तो क्या गरिमा और गौरव सदन का नहीं बढ़ेगा? वो प्रतिमूर्ति है निष्पक्षता की और अभिभावक है संविधान की। उनको उद्घाटन पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों है? क्या वो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए, या सिर्फ प्रसिद्धि अकेले भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी पाना चाहते हैं? मैंने 50 उदाहरण ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को आकर कहना पड़ रहा है कि जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम है, और उन्होंने तो खुद उस कानून के संदर्भ में बात कही जिसमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल था। उन्होंने कहा इतनी बड़ी गड़बड़ियां नहीं होती अगर आप इसकी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी कराते, अगर इस पर हेल्दी डिस्कशन और डिबेट होता। 30 मिनट में 10, 12, 14 बिल पास कर दिए गए बगैर डिस्कशन के। और पार्लियामेंट में अगर सांसद अपनी आवाज मुखरता से उठाते हैं तो उनको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ 24, 48 घंटे बाहर गादी लगाकर सदन के बाहर बैठे रहे कि सदन में चर्चा कराइए। वोट डिवीजन तक को नकार दिया गया। तो फिर अधिकार कहां बचता है भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को? ये संकल्प लें। आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि वाजपेयी साहब, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए ये परंपरा जो पुरानी थी, जो संसद भवन के अंदर मर्यादाएं होती थीं, चर्चा जिस स्तर पर होती थी वैसे नहीं हो पा रही है, बिलों को समय नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं।
ये तो वही वाली बात हो गई, राम जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संसद का बाइकआउट ये करते हैं, डिस्कशन ये नहीं करना चाहते हैं, मुद्दों की बात ये नहीं करते हैं, पट्टियां लगा के ये आते हैं, कार्ड डिस्प्ले ये करते हैं, और क्योंकि इनके पास विषय नहीं है और विषय का जवाब नहीं है। ये अभी इन्होंने बात की अवैध वजीर ने हिंडनबर्ग वाली, उसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी रिपोर्ट आ गई है बकायदा, इनको जानकारी है, क्लीन चिट मिली है बकायदा, रॉफल्स में क्लीन चिट मिली है बकायदा, पेगासस में क्लीन चिट मिली है बकायदा। मतलब बहस करने के लिए आपको तथ्य चाहिए, ये नहीं होगा कि आरोप लगा के आप भाग जाएंगे। ये वही राहुल गांधी हैं जो सुप्रीम कोर्ट को मिसरिप्रेजेंट करते थे और कंटेम्प्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं 2 बार माफी मांगी इन्होंने। मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन कन्विक्शन किसको हुई है? जुडिशियल सिस्टम ने, कोर्ट ने कन्विक्ट किया है राहुल गांधी को और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। विदेशों की धरती पे जाके इस देश को बदनाम आप करते हैं। इनको तो कल इनका जयराम रमेश का भी ट्वीट आया था कि G7 की समिट में अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ये कौन सी नई बात है। मतलब सारी मर्यादाएं खुद तोड़ेंगे, सारी मर्यादाएं खुद लांघेंगे और आप ब्लेम करेंगे विपक्ष को और ब्लेम करेंगे प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। अरे स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है, स्पीकर साहब ने इनवाइट किया और देश के प्रधानमंत्री को कहा है उद्घाटन करने के लिए, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, संवैधानिक पद है वो। देश की मर्यादाओं को संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है उसी की परंपराओं और उसी के हिसाब से देश चल रहा है। बताइए मुझे एक एग्जाम्पल बताइए, कौन सी संस्था भंग हो गई? और मैं गिनाता हूं एग्जाम्पल, लोकतंत्र का चीरहरण किया था किसने? कांग्रेस पार्टी ने, जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। ये राज्यों की सरकारों में गिराने में 92 बार इन्होंने 356 का मिसयूज किया है। ये सब लिखा हुआ है इतिहास में। अब ये देखिए, अब हम वाजपेयी साहब देखिए जरा ये तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब विदेशी धरती पर जा रहे हैं, देश में तो क्या राजनीति हो रही है वो सब लोग देख ही रहे हैं, किस तरह की बयानबाजी हो रही है। अब ये देखिए, ये जेम्स मरापे हैं, ये पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। गले मिले प्रधानमंत्री से, हाथ मिलाया और फिर देखिए झुके पैर छूने के लिए। ये परंपरा वैसे भारत की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको बीच में ही रोक लिया और फिर एक बार पीठ थपथपाई, फिर से गले मिले, पुनः हाथ मिलाया और इसके बाद जो बाकी डेलीगेशन उनके साथ मौजूद है स्वागत के लिए, उस डेलीगेशन से प्रधानमंत्री एक एक करके हाथ मिलाते गए। और इस डेलीगेशन में शामिल कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि प्रधानमंत्री खुद इस परंपरा को मना करते हैं और इसीलिए उन्होंने जेम्स मरापे को जो है खुद ही ऊपर उठा लिया, उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें गले से लगा लिया। लेकिन एक ये परंपरा है जो दूर देश, या ये कहिए कि 7 समंदर पार जो देश मौजूद हैं वो भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। और प्रशांत महासागर में जो ये द्वीपीय देश एक तरह का है पपुआ न्यू गिनी, इसकी ये परंपरा है। इस परंपरा इनकी ये है कि ये रात के समय राजकीय सम्मान नहीं देते। जैसे ही सूर्य ढल जाता है इसके बाद ये राजकीय सम्मान नहीं देते, लेकिन इन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा और भारत का, न सिर्फ भारत का, भारत के प्रधानमंत्री का भी इस तरह से सम्मान किया है। ये बड़ी बात है। किशोर तिवारी कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी। नहीं, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर को सम्मान दिया है जी। फिर वो कोई भी जाते तो वो सम्मान देते थे, बिल्कुल। लेकिन जो विनम्रता, तो यही तो किशोर तिवारी कह रहे हैं कि भाई कोई भी आ जाए, है तो भारत के प्राइम मिनिस्टर, उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति हो गई? नहीं, मरापे अगर आप ये ना भी माने नरेंद्र मोदी हैं, सोच लें, लेकिन आप इस नाते तो कर दीजिए कि विदेश के लोग भी पैर छू रहे हैं, इस नाते के भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, तो कम से कम उनके प्रोटोकॉल का देश में तो ख्याल रखें। नहीं, मरापे जी ने जो कुछ किया वो विनम्रता मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मोदी जी भी वही विनम्रता बता के नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे महामहिम राष्ट्रपति से कराए। और किसी एक पक्ष का थोड़ी फंक्शन है, देश का फंक्शन है, तो राष्ट्रपति के हाथ से कराए ताकि नई परंपरा और अच्छी परंपरा चले। आप वहां पर भारतीय मूल के लोग हैं ना, तो भारतीय मूल के लोग हैं और भारत से उनका बहुत सारा संबंध है।
तो उन्होंने पैर पड़े तो भारत के लिए पड़े ना। बिल्कुल, तो आप यकीनी तौर पर ये भारत का सम्मान है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ ताल ठोक के में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जी न्यूज़।